तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है कॉमन पेपर का क्वेश्चन सेट नंबर जो है 58 जो है हम लोग लेकर आए हुए हैं। इसमें जीएस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक एक करके, आप लोग फटाफट जो है इसमें जुड़िए। फर्स्ट, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था, ये कहा जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि भू राजस्व व्यवस्था की जब बात आती है सॉरी, ब्रिटिश काल में तो तीन व्यवस्था आती है, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी और एक रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको छोड़ के कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ठीक है, अंग्रेज के टाइम में, ब्रिटिश काल में। तो यहाँ पे एक अलग से आंसर निकल के आ रहा है, बी दहसाला व्यवस्था, ये बिल्कुल नहीं थी। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। दहसाला व्यवस्था जो है ये 1680 के आसपास अकबर और उसका जो तोडरमल, अकबर के दरबार में रहने वाले व्यक्ति थे, भू राजस्व के बहुत बड़े जानकार थे, तोडरमल के द्वारा एक्चुअली में 1680 में दहसाला व्यवस्था लागू किया गया था। ये भी भू राजस्व की ही व्यवस्था थी, लेकिन ये ब्रिटिश काल की नहीं थी। ब्रिटिश काल की नहीं थी, इस बात को ध्यान में रखना है। भू राजस्व व्यवस्था ये ब्रिटिश काल की नहीं, अकबर के टाइम की थी, मुगल वंश की थी। ठीक है, दहसाला व्यवस्था। और इसमें जो है स्थानीय उत्पादन, भूमि सर्वे, पहले कितना कलेक्शन हुआ है, इन सब चीजों को कैलकुलेट करके और तब जो है तय होता था कि कितना टैक्स लिया जाए। ठीक, दहसाला। अस्थाई बंदोबस्त की जहां तक बात है तो इसमें से ब्रिटिश प्रांत का या ब्रिटिश टोटल जो शासन था भारत में उसका 19% क्षेत्र शामिल था, महालवाड़ी में 30% था और रैयतवाड़ी में 51% था। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जो इसका जनक था ये मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये मुख्य रूप से मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था। बंबई प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था। जहां तक बात रह गई महालवाड़ी व्यवस्था की, महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और महालवाड़ी व्यवस्था के तहत मध्य प्रांत, पंजाब और कुछ हिस्सा यूपी का इसमें शामिल था। अस्थाई बंदोबस्त जो है ये शुरू किया गया कार्नवालिस के टाइम पे। और इसमें मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र कुछ शामिल था। कर्नाटक का कुछ क्षेत्र छोटा सा एकदम शामिल किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर हमारे पास फर्स्ट का निकल के आ रहा है, बी दहसाला व्यवस्था ब्रिटिश काल में नहीं थी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? देखिए, सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुलामगिरी पुस्तक इन्हीं की लिखी हुई थी। तो 2 पॉइंट तो ये हो गया। अब इनकी संस्था सत्यशोधक समाज या ज्योतिबा फूले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अस्पृश्य जाति, जिसको कहते हैं अस्पृश्यों के लिए शिक्षा की बात की थी। शिक्षा या स्कूल खोलने की बात की थी। साथ ही साथ महिलाओं
या बालिकाओं के लिए, पुणे में कन्या विद्यालय, सर्वप्रथम पुणे में कन्या विद्यालय भी खोलने का काम इस संस्था के द्वारा किया गया था। यह संस्था दो चीजों को लेकर चली थी। पहला तो ये कि ब्राह्मणों के द्वारा जो विशेष व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें सबको जकड़ के रख लिया गया है, इतने तरह के कर्मकांड करो, ये सारा काम करना होगा, इस तरह से पूजा पाठ करनी होगी, उन्होंने इसका विरोध किया। तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ये बात सही है। ये सत्यशोधक समाज का पहला उद्देश्य था। और दूसरा था कि निम्न जाति के लोग जो है, खास करके दलित समुदाय के लोग, जो छुआछूत वाली जाति है, जिनको उच्च जाति के लोग जो है छूना तक पसंद नहीं करते थे, उनके उत्थान के लिए काम करना, या दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जो सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था वो यही था। तो निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ये भी पॉइंट था। तो करेक्ट आंसर निकला सी। ए और बी दोनों ये इसमें जो है महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 73 में स्थापित सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य दोनों था। ज्योतिबा फूले स्थापना करने वाले थे, गुलामगिरी पुस्तक लिखी, अस्पृश्यों के लिए सबसे पहली बार शिक्षा व्यवस्था स्कूल की शुरुआत इसी ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज के तहत किया गया, संस्था के द्वारा। और महिलाओं बालिकाओं के लिए इन्होंने पुणे में कन्या विद्यालय खोला था। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हमारे पास निकला सी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी ब्रिटिश सरकार भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्यों करना चाहती थी? इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि छोटे जो प्रशासनिक पद होते हैं, बड़े नहीं, ऊंचे नहीं, छोटे निचले स्तर के प्रशासनिक पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता उनको थी। इसके लिए उन्होंने ये जो है आधुनिक शिक्षा की बात की, ताकि ऐसे लोग जो होंगे तो भारतीय दिखने में, लेकिन वो समझदारी से ब्रिटिश तरीके से काम करेंगे, क्योंकि उनको ब्रिटिश तरीके से ट्रेंड किया जाएगा, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति से उनको जोड़ा जाएगा। इसलिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। तो करेक्ट आंसर तो ये निकला। कुछ पॉइंट याद रखिए इसमें। 1835 में सबसे पहली बार मैकाले सिफारिश जो आई थी, उसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की भारत में बात की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा, भारत की शिक्षा को समाप्त करने की बात हुई थी। इसी को विलियम बेंटिंक ने लागू किया। 1854 सबसे महत्वपूर्ण है, जब वुड डिस्पैच आया था, डिस्पैच। और ये वुड डिस्पैच जो है ये आया था डलहौजी के टाइम पे, डलहौजी। और उसके साथ साथ ही भारत में ब्रिटिश जो आधुनिक शिक्षा है उसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो 1882-83 में रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर आयोग बनाया गया। हंटर आयोग, और इस हंटर आयोग का काम क्या था? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि हंटर आयोग का विषय क्या था। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, इस पर इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये हो गया आपका हंटर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1904 में कर्जन के शासनकाल में थॉमस रेले आयोग बनाया गया। थॉमस रेले आयोग बनाया गया। 1917 में सैडलर आयोग बनाया गया। इन दोनों आयोग का संबंध जो था, ध्यान रखिएगा, दोनों आयोग का संबंध उच्च शिक्षा में सुधार से था। उच्च शिक्षा में सुधार से था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में कई सारे कमीशन और आयोग बने थे, और इन कमीशन और आयोग की सिफारिश धीरे धीरे लागू होती गई, और हमारे यहाँ भारत की जो अपनी शिक्षा व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, और उसकी जगह पे यहाँ पे ब्रिटिश वाली आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था थी वो यहाँ पे स्थापित हो गई। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से अवश्य ही आपके पास फंसेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है।
ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर, गुड मॉर्निंग सतीश जी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, ये तो डलहौजी इसका आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डलहौजी ने क्या क्या शुरू करवाया था, ये देख ले। 1853 में प्रथम रेलवे की शुरुआत भारत में हुई थी, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। एक तो ये 1853 में, उसके बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत कुछ इस तरह का कहते हैं, जिसमें प्रथम राज्य जो था वो सतारा था। प्रथम राज्य जो था वो था सतारा। 1848 की बात है ये, जब उसको शामिल कर लिया गया था। फिर संबलपुर बहुत सारे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाने वाला, ठीक है। लोक निर्माण विभाग की इसने स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के द्वारा की गई थी। 1854 में ही ये डाक विभाग को लेके आया, डाक व्यवस्था को शुरू किया, एक डाक विभाग बनाया था अलग से। 1854 में ये वुड डिस्पैच लेके आया, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ठीक है। शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था भारत का, समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम जो थे ये डलहौजी के द्वारा किए गए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो डाक व्यवस्था वाला डलहौजी हुआ। वेलेजली की जहां तक बात है तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि एक तो इसके टाइम पे सहायक संधि आई थी, सहायक संधि, और उसमें प्रथम जो रियासत था वो हैदराबाद था, जिसने उसकी सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, हैदराबाद। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, इसमें आंग्ल मैसूर वार या आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसी के टाइम में हुआ था। कौन सा? चतुर्थ, फोर्थ हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के टाइम में हुआ और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और फिर ये मैसूर अंग्रेजों के हाथों में आ गया, कि मृत्यु हुई, एक तरह से जीत ही लिया उसने, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण काम जो है वेलेजली का था। इसने एक बात और है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, यह भी ध्यान रखना है, कॉलेज की स्थापना की गई थी इसके टाइम पे, सिविल सेवक के प्रशिक्षण के लिए, सिविल सेवक के ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और ऑकलैंड की बात अगर करें तो इसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है ऑकलैंड के सॉरी टाइम पर हुआ था। तो इस तरह से 4 का करेक्ट जो आंसर हमारे पास ए निकल के आ रहा है। 4 का करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ए आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया था, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो है वो षड्यंत्र का अखाड़ा बन गया था, पहली बात तो ये। और मुर्शिदाबाद में अगर ये मीर कासिम रहता तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप उसे बार बार झेलना पड़ता, क्योंकि अंग्रेज तो वहीं पे थे पूरे बसे हुए। तो षड्यंत्र से बचने के लिए अपने दरबार से और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से हटने के लिए उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो करेक्ट आंसर यहां पर ए निकल के आ रहा है। मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं हो, और यही वो मीर कासिम है जिसने मुंगेर को राजधानी बनाया। मुंगेर में इसने बंदूक एवं तोप फैक्ट्री की स्थापना की, तोप फैक्ट्री की स्थापना की थी। आज भी बंदूक फैक्ट्री जो है वो है मुंगेर में, ठीक है, और इसमें से बंदूकें बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है ये
मीर कासिम से संबंधित है। यहाँ एक बात और छोटा सा मैं बता दूं आपको कि पटना हत्याकांड जो है, पटना हत्याकांड, इसमें क्या हुआ था, 148 अंग्रेजों की हत्या, अंग्रेजों की हत्या मीर कासिम के द्वारा करवाई गई थी, मीर कासिम के द्वारा करवाई गई थी, करवाई गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरह से ये दो काम जो है इसमें माना जाता है। बाद में ये भाग गया मीर कासिम मुंगेर से, जब अंग्रेज वहां पे आए, और ये अवध के नवाब के साथ मिलकर बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ, जिसमें इसकी हार हुई। तो 5 का करेक्ट जो हमारे पास आंसर है वो ए निकल के आ रहा है, ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। यानी भारतीय राजा जो कर लेते थे उसके बदले भारत में ही वो कई सारी योजनाओं को लागू करते थे, और पैसा भारत में ही रहता था, और उससे व्यवस्था बनी रहती थी भारत की। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। लेकिन अंग्रेज जो कर लेते थे वो पैसा भारत में नहीं रहता था, भारत के कल्याण में खर्च नहीं होता था, वो सीधे इंग्लैंड चला जाता था, इंग्लैंड में ही रह जाता था। ये स्टेटमेंट किसका है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी, आर्थिक इतिहास पर लिखी प्रथम पुस्तक रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई, उनका यह स्टेटमेंट था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए निकल के आएगा। आरसी दत्त का यह स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो आता है वो एक एक करके आप याद करेंगे तो आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का एक बैंक बन जाएगा, और उसमें से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना जरूर एग्जाम में बनती है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है। कई सारे स्टेटमेंट लोगों ने दिए अपने इतिहास में, उसको याद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, 2 पॉइंट याद रखेंगे, स्टेटमेंट भी उनकी बुक भी। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका प्रसिद्ध नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये कहना था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, और ये समाजवाद, सीधा सीधा याद रखो कि पूंजीवाद का विरोधी था, पूंजीवाद का ये विरोधी था, जबरदस्त विरोधी था कार्ल मार्क्स। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी की जहां तक बात है तो इनके बारे में बार बार मैं बता चुका हूं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और भारत के आर्थिक इतिहास की इन्होंने भी चर्चा की थी। ड्रेन थ्योरी दिया था इन्होंने, ड्रेन थ्योरी, ड्रेन सिद्धांत, कि पैसा भारत का बाहर जा रहा है, कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी कही थी। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी लिखी हुई एक पुस्तक थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 6 का निकल के आया ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, व्याख्या। वेदों को सर्वोच्च मानने का काम जो है ये आर्य समाज के द्वारा किया गया था। आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 में होती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, और वेद को इन्होंने सर्वोच्च माना, तभी इन्होंने स्लोगन दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। साथ में साथ शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। जो भी हिंदू दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, चले गए हैं, पुनः वो हिंदू धर्म में आ जाए, इसके लिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक, प्रकाश नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी, जो हिंदी में की गई थी, हिंदी में की गई थी। और इनका एक और सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था कि भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है।
ये भी कहना था स्वामी दयानंद सरस्वती का। हिंदी तथा स्वदेशी को सर्वप्रथम स्वीकार करना तथा उसका प्रचार प्रसार करना, स्वीकार करना, यही स्वामी दयानंद का ही निर्णय था। इतने पॉइंट थे। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर निकला स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद की जहां तक बात है तो इन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और अपनी प्रतिभा दिखाई थी वहां पे। 1897 में इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बचपन का नाम इनका नरेंद्र दत्त था। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो कुल मिला के ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, कुछ पॉइंट्स है। करेक्ट आंसर यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती। 7 का करेक्ट आंसर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? याद रखिएगा, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला। ये फैजाबाद में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। फैजाबाद में, ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था। ये दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रखा था इन पे। 50,000 का इनाम भी रखा था। ये भयंकर दुश्मन थे, ठीक है, अंग्रेजों के। मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ये। 1857 में और भी बहुत सारे लोग थे शामिल, जैसे कि आपका दिल्ली की बात अगर हम करें तो दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर तथा सेनापति इनका था बख्त खां, ये था। कानपुर में बात करें तो नाना साहब तथा इनके सेनापति थे तात्या टोपे। इनके बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, बचपन का नाम क्या था ना। रामचंद्र बचपन क्या मतलब, वैसे वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था, कानपुर। और तात्या टोपे कानपुर से भी, और ये ग्वालियर से भी संबंधित थे, है ना। ग्वालियर में भी इन्होंने आंदोलन में नेतृत्व किया था। कानपुर के बाद अगर हम लखनऊ पे आते हैं, लखनऊ तो यहाँ पे हजरत महल थी, बेगम हजरत महल ये थी कानपुर में, ठीक है। झांसी की बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई थी। ये सारे 1857 की लड़ाई में जो है वो शामिल थे। हमारे यहाँ जगदीशपुर बिहार, यहाँ कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर बिहार, यहां से थे कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह प्रमुख। इनके अंदर में एक पटना सिटी अगर देखें हम, पटना सिटी तो पीर अली जिनको फांसी दे दिया गया था, ये पुस्तक विक्रेता थे और इन्होंने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था पटना सिटी में, पीर अली, ठीक है, 1857 के विद्रोह में। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है मौलवी अहमदुल्ला। 8 का करेक्ट आंसर है ए। 8 का करेक्ट आंसर आपके पास है ए। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहली बात तो बुर्जिल और जोजिला जो ये दर्रा है, ये एक्चुअली में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर को मुख्य रूप से ये लद्दाख यानी लेह से जोड़ने का कार्य करता है। ये जम्मू कश्मीर में ही जोड़ने का कार्य करता है। कार्य
करता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, सबसे पहली बात तो ये। अब इसमें से कुछ और दर्रे, तो कुल मिला के करेक्ट आंसर तो हम जम्मू कश्मीर लगाएंगे, ठीक है, इसमें स्थित है। और इसमें से कुछ दर्रे की और बात करें, सिपिकीला एवं रोहतांग, ये तो हिमाचल प्रदेश में हुआ, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बनिहाल एवं पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में, काराकोरम लद्दाख में। ये कुछ और भी दर्रे हैं जो आप याद रखेंगे। और भी क्वेश्चन जैसे जैसे आगे एग्जाम में आते जाता है, मैं अलग अलग दर्रे को लिखते जाता हूं, तो एक बार आप इस सबको याद कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश नहीं बचेगी। हिमाचल प्रदेश का मैंने बता ही दिया, सिक्किम का बता दिया, काराकोरम लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर का ही गया, ठीक है। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है बी निकल के आ रहा, 9 का करेक्ट आंसर है बी, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्चुरीज, एस्चुरीज कहा जाता है इसको, ज्वारंदमुख। देखिए यहां ध्यान रखिए, जब नदी की बात हम करेंगे तो दो प्रकार की चर्चा होगी। एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, और एक पूरब की ओर बहने वाली नदी। पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी होती है वो अरब सागर में जल विसर्जन करती है। वाटर अपना फॉल कहां करेगी? अरब सागर में। पूरब की ओर बहने वाली नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करेगी। अब जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये फॉल्ट क्रेक या भ्रंश घाटी जिसको कहते हैं से होकर बहती है, मतलब पहाड़ों को काट कर निकलती है। तो पहाड़ों को काट कर निकलती है, ठीक है, और ये लंबी दूरी तय नहीं करती है, नहीं करती है। ये जो है बंगाल की खाड़ी वाली, ये लंबी दूरी तय करती है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि काफी अधिक मात्रा में सेडिमेंट्स या मलबा जो कहते हैं, मलबा साथ लेकर चलती है। परिणाम ये होता है कि जब नदी लंबी दूरी तय करेगी तो धीरे धीरे उसकी स्पीड घट जाएगी। घटने की वजह से जो वो मलबा साथ लेके जा रही है वो मलबा जो है वहीं पे आसपास फैलाते हुए, और तब धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होगी, मलबा को फैलाते जाएगी। तो मलबा को फैला के काफी ज्यादा अगर सेडिमेंट्स फैल जाए तो वहां पे क्या होता है, उसी को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की नदी हमेशा डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। बेसिक बात ये होता है, निर्माण करती है। लेकिन ये जो नदी होती है इसकी स्पीड घटती गई, लंबी दूरी तय नहीं करती है। इसका मतलब ये होता है कि नदी की चाल काफी तेज होती है, नदी की स्पीड फास्ट होती है। फास्ट होने की वजह से क्या होता है? फास्ट होने की वजह से ये होता है कि ये जो मलबा है बहुत अधिक नहीं ला पाती है, थोड़ा बहुत लाती है,
ला पाती है और तुरंत में समुद्र में गिर जाती है। समुद्र का पानी उसको क्या करता है, फिर धकेल के नदी के किनारे ही ला देता है और इस प्रकार की घटना से ही बनती है एस्चुरीज। इसी को हम एस्चुरीज के नाम से जानते हैं कि जब नदी अचानक समुद्र में तेजी से मिल जाए, कम मलबा लेके और समुद्र का पानी फिर उस मलबे को धकेल के नदी के किनारे डाल दे तो ये एस्चुरीज कहलाता है। डेल्टा का मतलब ये हुआ कि पानी नदी धीरे धीरे मलबा को लेके जा रही है, बिल्कुल स्लो स्पीड हो चुकी है, तो मलबा फैलता हुआ चला जाएगा और वो डेल्टा का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है पूरब की ओर बहने वाली नदी। पूरब की ओर बहने वाली नदी का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र है, ये सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो गंगा ब्रह्मपुत्र ही बनाती है। लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का उदाहरण अगर हम देखें तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये सब हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है। तो करेक्ट आंसर क्या निकला, नर्मदा, तापी। यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब डेल्टा बनाने वाली नदी है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। तो करेक्ट आंसर 10 का निकला ए। 10 का करेक्ट आंसर आपके पास आया ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। टेनेसी नदी घाटी परियोजना है कहां, एक्चुअली तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है और ठीक है, उसी के तर्ज पर भारत की सबसे पहली प्रथम बहुउद्देशीय फर्स्ट जो है बहुउद्देशीय यानी एक से अधिक ऑब्जेक्टिव, सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, बिजली के लिए बहुउद्देशीय परियोजना फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना जो भारत की है वो कौन है, डीवीसी, दामोदर घाटी परियोजना है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। तो उसी के तर्ज पे बनाया गया था दामोदर घाटी परियोजना को। हीराकुड परियोजना कहाँ है, ये ओडिशा में है, ओडिशा, और कहां तो महानदी पर है, ओडिशा में महानदी पर है। ठीक है। भाखड़ा नंगल परियोजना की बात अगर हम करें तो ये पंजाब में सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। इससे लाभ लेने वाले राज्य कौन कौन से हैं, लाभ लेने वाले राज्य की बात अगर हम करें तो ये हो गए आपके पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान, इससे लाभ लेते हैं। राजस्थान को इससे लाभ होता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है। और राणा सागर परियोजना ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। ठीक है। उसके बाद शिव समुद्रम परियोजना ये एक्चुअली में कर्नाटक कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक कावेरी नदी पर है। टिहरी परियोजना ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। जब वो देवप्रयाग में मिलती है तो टिहरी परियोजना जो है वो यहां है। एक याद रखिएगा, स्टेनले परियोजना ये तमिलनाडु में, स्टेनले नदी पर तमिलनाडु में है। ये सब याद रखेंगे आप। करेक्ट आंसर आपके पास निकला है दामोदर घाटी परियोजना। 11 का करेक्ट आंसर है ए। 11 का करेक्ट आंसर जो है ए। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है पूछ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हाँ, एक निश्चित समय के बाद भारत में जो विंड है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पवन की दिशा बदलती है और विंड का डायरेक्शन का चेंज होना ही मॉनसून कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर पवन की दिशा में परिवर्तन के कारण से मॉनसून का अस्तित्व, ये जो है हमारे भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाता है।
मॉनसूनी जलवायु कहलाता है। ठीक है, स्थल समीर और समुद्री समीर दो प्रकार की हवा यहां चलती है, स्थल समीर एवं समुद्री समीर। समुद्री समीर यानी लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। और ये केबल और केबल है क्या? ये केबल है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड इन समर एंड विंटर, ये भी लिख सकते हैं, और डे एंड नाइट ये भी लिख सकते हैं। समुद्र की सतह का गर्म होना और ठंडा होना, पृथ्वी की सतह का गर्म होना ठंडा होना, ये एक्चुअली में स्थलीय समीर समुद्री समीर है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज। और इसी के प्रभाव स्वरूप मानसून की उत्पत्ति भी, और मानसून का अस्तित्व उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पाया जाता है। तो भारत की जलवायु मुख्य रूप से यही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, भारत की जलवायु के निर्धारण में वर्षा तथा तापमान को आधार बनाया गया है, और तब भारत की जलवायु का एक निर्णय लिया गया कि भारत की क्लाइमेट कैसी होगी, रेन और टेम्परेचर के बेस पे। रेन और टेम्परेचर, ये दो पॉइंट याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर 12 का निकल के आया सी, 12 का निकल के आया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित, मतलब कितने जमीन पर फॉरेस्ट के होने की सिफारिश की गई है? तो करेक्ट आंसर है 33%। ये एक्चुअली में केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया के इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए ये है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 33%। हाँ जी, अमन नाम है, अरमान है, अमन लाइन है। मेरा प्रॉब्लम सोल्व करवा दीजिए। माई बैच परचेजेज किया हूँ बट अभी तक शो नहीं कर रहा मैथ में। देखिए, उसमें जो आपको नंबर दिया गया होगा उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। ठीक है, जरूर सॉल्व होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं तो बोल ही दूंगा। ठीक है, आपने कौन सा बैच लिया है नहीं लिया है मुझे नहीं मालूम है, तो वहां पे टेक्निकल टीम से तो बात कर दीजिए, जो नंबर दिया गया है ना उस पर कॉल कर लीजिए, एक बार जरूर सॉल्व होगी। ठीक है, कि वो आपको एक नंबर दे देंगे, उस पर व्हाट्सएप आप भेजेंगे और एकदम से रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप देख लेंगे इस चीज को। ठीक, वैसे मैं भी एक बार बोल दूंगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि आपका बैच है क्या एक्चुअली में। अच्छा, 100 बार कॉल कर लिए तो एक बार और कर लीजिए, 101 बार, वैसे मैं बोल दूंगा। ठीक है, हाँ एक बार मैं खुद ही बोल दूंगा, तो नहीं फोन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, जरूर रिस्पॉन्स होगा, नहीं होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है, जरूर होगा। ठीक, तो 33% जो है वो होना चाहिए, वनाच्छादित क्षेत्र होना चाहिए, फॉरेस्ट कितना 33%। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। 33% भारत में कितना है अभी? भारत की बात अगर करें तो अभी कितना है? अभी अप्रोक्सीमेटली 24% है, हम बहुत पीछे हैं अभी। ठीक है, इसको आगे लेके जाना है। अच्छा, 24% में यह भी ध्यान रखना है कि ये फॉरेस्ट्री और प्लस में प्लांटेशन दोनों को जोड़ा गया है। प्लांटेशन का मतलब पेड़ पौधे आप लगाते हैं कहीं पे तो उसको भी जंगल में ही शामिल कर लिया गया, जबकि रियल में देखा जाए तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए घने जंगल जो ओरिजिनल होने चाहिए, नेचुरल, वो 33% पर होने चाहिए। हालांकि ये भी चल सकता है प्लांटेशन, लेकिन ये उचित नहीं है। बेसिकली जंगल होने चाहिए 33%। हम फॉरेस्ट्री और प्लांटेशन दोनों जोड़ रहे हैं और तब कर रहे हैं 24, अभी बहुत पीछे हैं। ठीक है, 33% यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिसाइड किया गया है, और कम ही ऐसे देश हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं। कम ही देश में 30-33% होगा, सब में बहुत कम हो चुका है ये। तो 13 का करेक्ट आंसर हुआ सी। जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है, इसमें सामान्यतः क्या होता है और क्या नहीं होता है? तो देखिए, जलोढ़ जलोढ़ जो मिट्टी है ना, इसमें पोटास एंड फॉस्फोरस की अबाउंडेंट होती है मात्रा, प्रचुरता होती है, ये ध्यान देंगे, काफी अधिक मात्रा में होता है। नाइट्रोजन तथा
ह्यूमस जो है, ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, ये ध्यान देंगे, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसमें जलोढ़ मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, खेती के लायक जो जमीन क्षेत्रफल का 43% यही है, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है, 43%। ठीक है, अब इस जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांट लीजिए आप, जलोढ़ यानी एल्यूवल सॉइल इसको कहते हैं, एल्यूवल सॉइल, एल्यूवल सॉइल इसको कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी की बात अगर करें तो इसको दो भाग में बांटेंगे, एक जो होगा वो कहलाएगा न्यू यानी नवीन, एक कहलाएगा ओल्ड यानी पुराना, पुराना। ठीक है, नवीन वाले को खादर कहा जाता है, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, पुराने वाले को बांगर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। खादर में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष नदी बाढ़ लाती है, फ्लड आता है, ऐसी मिट्टी और फिर नई परत जमती है जो उपजाऊ होती है। बांगर वाले में क्या होता है कि बाढ़ का पानी काफी लंबे समय से नहीं होता है, बाढ़ का पानी इसमें नहीं जाता है, जिसके कारण से नहीं जाता है, उपजाऊ कम होती है, ये उपजाऊ कम होती है, कम होती है, कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के क्या रहा है, पोटास और फास्फोरस दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं, करेक्ट आंसर सी हो गया। 14 का करेक्ट आंसर सी। क्या नहीं होता है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, तो 14 का करेक्ट आंसर निकला सी। सी से 53 का कॉमन पेपर का डिस्कशन नहीं हुआ है, प्लीज टेल मी। मतलब कॉमन पेपर का 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 सबका सेम होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सबका सेम होता है कॉमन पेपर का। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो सब सेम होता है। जहां तक बात है 53 का, तो मैं चेक करूंगा भाई, 53 होना तो चाहिए, क्योंकि विदाउट सीरीज का थोड़े हो जाएगा, कंटिन्यू हो रहा है, उसे मुझे याद तो नहीं है, एक बार चेक करूंगा तभी बताऊंगा। ठीक है ना, 53 का कॉमन पेपर का नहीं हुआ है, देख लेंगे एक बार। ठीक, एक बार मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे याद नहीं है इसका। और सबका कॉमन ही होता है, ध्यान रखिएगा, 6 to 8 का। पहले इसको अलग कर दिया गया था, लेकिन बाद में पहले वाले में अलग होता था, केवल सैटरडे संडे को 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इसके कॉमन पेपर का केवल सैटरडे संडे को होता था। ठीक है, और जो पीआरटी वाला था 1 to 5 हर दिन होता था डेली। अब उसमें सबको कंबाइंड कर दिया गया है, वो एक ही होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग अलग होगी केवल पीआरटी का और 6 to 8, 9 to 10 का, लेकिन होता क्वेश्चन सब एक ही है। ठीक, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप में कितने प्रकार की तरंग होती है समझिए। भूकंप में एक होती है प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव, इसको पी टाइप की वेव भी कहते हैं, पी वेव, और इसका नेचर होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हुआ अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य की मीनिंग ये होती है कि इस प्रकार की तरंग सॉलिड, लिक्विड तथा गैस सभी में चलती है। गैस सभी में प्रोपगेट करती है, प्रोपगेट करती है या संचरित होती है, प्रोपगेट करती है या चलती है। ठीक, तो ये हो गया पी वेव्स, प्राइमरी। सेकेंडरी वेव्स एक होता है, सेकेंडरी वेव्स। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, प्राइमरी वेव वाले में से सबसे अधिक दूरी यही तय करती है, सबसे अधिक दूरी तय कर सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है कौन, तो प्राइमरी वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। अब दूसरा सेकेंडरी वेव जो होता है, ये इसको एस वेव्स भी कहेंगे हम लोग, सेकेंडरी वेव्स, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, ये केवल
सॉलिड में ही प्रोपगेट करती है, मैंने सॉलिड में ही चलेगी। ये लिक्विड के सतह पर भी कभी कभार चल लेती है, लेकिन जनरली सॉलिड में ही प्रोपगेट करती है, क्योंकि सॉलिड में इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी वाले में ही चलेगी। सेकेंडरी वेव की ये कहानी हो गई सॉलिड, ठीक है। और एक होता है एल तरंगे, ये जो है इसी को कहते हैं सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स या सतही तरंग। ये पृथ्वी के सतह पर चलती है, पृथ्वी के सतह पर चलती है। सबसे अधिक विनाशकारी यही होती है, सबसे अधिक विनाशकारी। जितना नुकसान आप देखते हैं भूकंप से, वो इसी वेव के कारण से होता है। ध्यान दीजिए, ये एल वेव या धरातलीय वेव या सरफेस वेव के नाम से जानी जाती है। तो कुल मिला के आपके पास इतना पॉइंट आ गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भूकंप को मेजर करने वाला यंत्र जो होता है, कल ही चर्चा हुई थी, इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ, और सिस्मोग्राफ में जो स्केल लगाया जाता है वो रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है, रिक्टर स्केल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 15 का आपके पास निकल के क्या आ गया, भूकंप में धरातलीय तरंगे बी हो गई, एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जाड़वा जनजाति कहां निवास करती है? जाड़वा अंडमान निकोबार की जनजाति है। अंडमान निकोबार में सोमपेन, जाड़वा हो ही गया, सेंटलीस, इस प्रकार की जनजातियां अंडमान निकोबार में निवास करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर भी हुआ। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पे मिसमी, मेजी, मेनियोंग, इस प्रकार की जनजातियां जो है वो निवास करती हैं, कुछ नाम की। छत्तीसगढ़ में तो सबसे फेमस कोरबा, माड़िया, हलवा, भूंजिया, इस प्रकार की जाति जो होती है ये छत्तीसगढ़ में निवास करती है। भील भी पाई जाती है यहाँ पे, भील भी मध्य प्रदेश में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में दोनों में भील भी। भील सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है भारत की, सबसे बड़ी जनजाति समुदाय जो है वो भारत की यही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाड़वा जनजाति होती है। 16 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, जब कुछ पानी का लगातार क्रनिंग किया जाता है तब उसका ताप, when some water is क्रन continuously its temperature increase, यानी पानी को काफी ज्यादा मूवमेंट में लाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, तो उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पानी पे हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो बढ़ी। उसके बाद पार्ट जब हमने उसको हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसके वाटर पार्टिकल के बीच क्या होता है, कॉलिजन होता है, टकराहट होती है। तो पानी के कण के बीच जब टक्कर होगी तो उसमें से क्या होगा, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो हमने जो उस पर वर्क किया, काम किया, यानी उसमें मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा दिया, उस यांत्रिक ऊर्जा से पानी का कण टकराया और टकराने के बाद उसमें से हीट निकली। तो कुल मिला के कंडीशन ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जो वाटर का होगा, इसमें आंसर एक्चुअली में ये निकलेगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वाटर की, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट या थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में। और यही कारण इसका होगा। जरा देख ले ऑप्शन क्या कहता है, उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता। फालतू बातें, दोनों तो एक ही चीज है, ये गलत। उष्मीय ऊर्जा उष्मा, यांत्रिक ऊर्जा का उष्मीय, करेक्ट हो गया सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है, ये एक्चुअली में करेक्ट आंसर है। अब जरा देखिए इसमें से कुछ पॉइंट, जैसे कि आप लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल को साउंड में बदलता है, यानी विद्युत को ध्वनि में, विद्युत को किसमें बदला, ध्वनि में बदला। फिर एक माइक्रोफोन की बात करें अगर, माइक्रोफोन, तो ये इसका उल्टा करेगा, ये क्या करेगा, साउंड को बदलेगा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में बदलने का काम करता है, ठीक है। अगर आप डायनेमो की बात करते हैं, डायनेमो
तो ये यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल में बदलता है, इलेक्ट्रिकल में बदलता है। मोटर क्या करता है, ये उल्टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। फोटो वोल्टाइक सेल जो होता है, सेल, ये क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार से कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस प्रकार का कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 17 का करेक्ट आंसर सी निकला। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? अच्छा देखिए, आवाज का प्रिय लगना, इसका मतलब साइंटिफिक तरीके से आप समझिए, आवाज का पतला या मोटा होना, ये एक्चुअली में होता है। जो आवाज पतली होगी वो सुनने में अच्छी लगेगी, प्रिय लगेगी, मोटी जो होगी सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। इसे कहते हैं साउंड का श्रिल या ग्रेव होना। ग्रेव होना, ग्रेव का मतलब मोटा होता है, श्रिल का मतलब पतला होता है। और ये श्रिल और ग्रेव का संबंध किससे है? किससे है? ये पिच से रिलेटेड होते हैं। पिच यानी ताड़त्व से, ताड़त्व से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं। आप समझिए बात को। अगर पिच अधिक है तो श्रिल साउंड होगी, पतली ध्वनि होगी, पिच अधिक हो तो। अगर पिच कम हो किसी व्यक्ति का तो उसमें ग्रेव साउंड होगी, ग्रेव साउंड होगी, मोटी ध्वनि होगी। साइंस का जो मेजर किया हुआ पार्ट है वो ये है। अब बच्चों में क्या होता है, ये घटना बच्चों में होती है। पिच अधिक होता है बच्चों का, बच्चों एवं महिलाओं का, बच्चों एवं महिलाओं का है, महिलाओं का। और ये जो पिच है कम होता है पुरुष का। इसीलिए जो मेल है, मेल की आवाज ग्रेव होती है और बच्चे और महिलाओं की आवाज पतली होती है। तो क्या पे आंसर निकलेगा कि बच्चे की जो आवाज है, आवाज, बच्चे की आवाज का जो पिच है पुरुष की आवाज की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, बच्चे का अधिक होता है, बच्चे की आवाज का पुरुष की आवाज की तुलना में कम। गलत, बच्चे की आवाज का पुरुष की आवाज की तुलना में अधिक, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसी पिच के कारण से सारी घटना होती है। और पिच का संबंध किससे होता है, किस पर डिपेंड करता है? पिच इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित होगा? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं आवृत्ति, आवृत्ति से संबंधित होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। इतने सारे क्वेश्चन आपका निकल गया, करेक्ट आंसर हुआ बी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण कौन? सर्वाधिक मौलिक कह रहा है, केवल मौलिक नहीं कह रहा है। सर्वाधिक मौलिक की बात अगर आ जाए तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन, इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि किसी एटम में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस फॉर्मूले में आ जाएगा और ये बन जाएगा परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, अतः परमाणु यानी एटम पर कोई
चार्ज या आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है, एटम के अंदर न्यूक्लियस, नाभिक की बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज तो प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे कितना हो गया? न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज की बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान देना है, ठीक है। परमाणु के अंदर, ये परमाणु, इसके अंदर का नाभिक, ये नाभिक पर कुल चार्ज प्लस और परमाणु पर कुल चार्ज 0, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, जितना प्लस उतना माइनस, कुल मिला के 0। करेक्ट आंसर 19 का आएगा बी जो है 19 का करेक्ट आंसर, परमाणु क्रमांक, ठीक है। उसके बाद जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में एक अम्लीय फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई चींटी काटेगी, खास करके लाल चींटी, तो वो फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में डाल देती है, जिसके कारण से आपको जलन होता है, ठीक। अब इसे बेअसर करना है त्वचा से, यानी जलन कम करना है, तो सीधी सी बात है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। एसिड को अगर हम बेस के साथ मिला देते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन बनता है वो होता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, जो एसिड चींटी ने आपके शरीर में डाल दिया, तो कोई बेस आप उस पर रखेंगे ताकि बेस रखने से वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उदासीन हो जाए और एसिड का प्रभाव कम हो जाए। बेस के रूप में सबसे आसान तरीका है कि आप रखिए बेकिंग सोडा को। बेस के रूप में आप क्या रख सकते हैं? बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है। इसको रखने पर क्या हो जाएगा? वो बैलेंस बन जाएगा। एक कपड़ा धोने वाला या वॉशिंग सोडा किसको कहा जाता है? वॉशिंग सोडा भी एक होता है, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? C20 का C। एसिड अगर शरीर में चला गया हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बेस मिलाना पड़ेगा, एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज कर देगा वो, और एसिड का प्रभाव कम हो जाएगा, जो वो जलन होती है चींटी के काटने के बाद वो समाप्त हो जाएगी। 20 का करेक्ट आंसर CI 21 पे। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्यों? वायरस, देखिए वायरस जो है ये सजीव निर्जीव दोनों तरह की घटना दिखाता है, सजीव प्लस निर्जीव, है ना, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग तो तब है जब ये किसी पैरासाइट, किसी जीव पर चलाएगा, किसी लिविंग थिंग पर, सजीव पर जब जीवाणु आ जाएगा तो वो सजीव होगा। लेकिन वो निर्जीव भी होता है, उसे एक बोतल में बर्फ पानी में डाल के रख दिए और उस बोतल को बर्फ के रूप में जमा के रख दो, जब तक बर्फ जमी रहेगी तब तक वो वायरस किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, वो जो है एक निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा। इसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण करना, कि जब वायरस जो है उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और क्रिस्टलाइज का मतलब ये हुआ कि वो निर्जीव है तब तक, और जैसे ही फिर वो बोतल में जो बर्फ है उसको पिघलाएंगे और फिर उस जो वायरस होगा किसी सजीव पे आएगा, फिर वो जिंदा हो जाएगा। ये एक अजीब प्रकार की चीज है जो निर्जीव और सजीव के बीच का एक पुल है, विषाणु वायरस। तो ये क्रिस्टलाइज होता है, करेक्ट आंसर निकला बी। वायरस क्रिस्टलाइज हो रहा है, क्रिस्टलाइज होने के कारण से ही इसको हम मानते हैं नॉन लिविंग, विषाणु को, वायरस को नॉन लिविंग माना जाता है। घोंघे द्वारा परागकण क्या कहलाता है? पोलिनेशन वाइसनेल, याद करने की चीज है। घोंघे द्वारा जो परागकण होगा उसको मेलिकोफिली कहते हैं, याद रखिएगा, मेलिकोफिली, ठीक है। जूफिली किसके द्वारा? जानवर द्वारा। एंटमोफिली किसके द्वारा? कीटों द्वारा, कीट द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, एंटिमोफिली कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोफिली किसके द्वारा? हाइड्रोफिली ये जल द्वारा, जल में जो जल में मतलब कवक जैसे होते हैं, तो ये सब जो करते हैं पॉलिनेशन, ये एक्चुअली में हाइड्रोफिली होती है। और एमिनोफिली ये बाय एयर, हवा द्वारा, वायु द्वारा, ठीक है। इस तरह से जो है पॉलिनेशन होता है। और कुल मिला के पॉलिनेशन का जो मतलब है, पॉलिनेशन का मतलब ये होता है
कि एंथर से पोलेन ग्रेन, जिसको पराग कोष कहते हैं, पराग कोष का स्टिग्मा तक जाना यही एक्चुअली में पॉलिनेशन कहलाता है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पॉलिनेशन क्या एक्चुअली में है, तो एंथर से पोलेन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। और ये अलग अलग कंडीशन में अलग तरीके से होती है। घोंघे के द्वारा जो होती है, स्नेल के द्वारा, इसको मेलकोफिली कहते हैं। 22 का करेक्ट आंसर है सी। 22 का करेक्ट आंसर आपके पास सी है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 23। प्लांट में मेरिस्टेमी टिश्यू के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्लांट की बात अगर करें तो इसमें दो प्रकार के होते हैं टिश्यू। एक को कहते हैं अस्थाई, परमानेंट, और एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। जो अस्थाई है, इसमें क्या होता है, कोशिका यानी सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका में विभाजन नहीं होता, जैसे सेल है वैसा ही रहेगा, विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और अस्थाई में भी फिर दो हो जाते हैं, परमानेंट में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, अलग अलग। मेरिस्टेमेटिक इसमें क्या होता है, कोशिका में विभाजन होगा, इसमें विभाजन होता है, जिससे पौधे शाखाएं में वृद्धि तथा तने की मोटाई में वृद्धि होती है। ये मेरिस्टेमेटिक का होता है। ये बार्क में पाए जाते हैं। छाल जो होता है पेड़ का, बार्क में पाए जाते हैं। ये एक्चुअली में पॉइंट है, बार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, छाल में पाए जाते हैं। तो जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वे मृत उत्तक हैं और कास्ट में परिवर्तित होते हैं। ये नहीं होगा, कास्ट में परिवर्तित होने वाले मेरिस्टेमेटिक नहीं होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, और उसमें भी सिंपल वाले होते हैं। ठीक है, अस्क्लेनाइमा इसको कहा जाता है, अस्क्लेनाइमा। ये एक्चुअली में जो है कास्ट में वुड में परिवर्तित होने वाला जो है टिश्यू होता है, जो कि डेड टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। दूसरा है, अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये प्लांट को नम्यता प्रदान करते हैं। ये भी करता है कौन, अस्थाई वाला, फ्लेक्सिबिलिटी। ये केवल किसी वृक्ष के छाल में होते हैं, बिल्कुल ही, तो लाइन पहले आ गया कि दे अकर ओनली इन द बार्क ऑफ ट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी निकल के आया। ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर इसमें से निकल के आया टी। परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक दो प्रकार के टिश्यूज में होते हैं। 23 का करेक्ट आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। पीयूष ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन ग्रोथ इसको कंट्रोल करने का काम करता है। फीमेल में जो मिल्क का जो फॉर्मेशन होगा दूध का, वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से ही होता है, उसको कंट्रोल करने का ही काम करता है। और होल बॉडी जो है के डेवलपमेंट का काम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए तो एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, खास करके बैलेंस डेवलपमेंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव हार्मोन सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द बॉडी? ठीक है, ये एक्चुअली में कहा जा रहा है कि अगर अधिक मात्रा में पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन्स को सेक्रेट करने लगे, कोई हार्मोन का स्राव करने लगे, निकालने लगे, तो क्या कंडीशन होगा? तो उसमें एक्सेसिव इंक्रीज इन हाइट, ये अधूरी बात हुई, नहीं भी हो सकता है लंबाई में वृद्धि, कोई जरूरी नहीं कि होगी, बहुत अधिक भी हो सकता है। शरीर का असंतुलित विकास, अनबैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना। सबसे बेस्ट आंसर बी लगाइए। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं है। शरीर का संतुलित विकास, अनबैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये 24 का करेक्ट आंसर होगा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने काम करना
बंद कर दिया तो ये समस्या खड़ी होगी। ठीक है, कि शरीर का असंतुलित विकास होगा। तो 24 का करेक्ट आंसर आपके पास बी निकल के आ रहा है। 24 का करेक्ट आंसर बी आ रहा है। ठीक, 25 पे आइए। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर। विश्व हिंदी सम्मान दिया गया किसको? डॉक्टर उषा ठाकुर को। हिंदी के प्रसिद्ध ये व्यक्ति हैं। ठीक है, महान विभूति हैं, इनको जो है विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। 25 का करेक्ट आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी, ये पॉइंट याद रखना है। कौन सा सीरीज है ये? तो त्रिपुट सीरीज के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण गोवा शिपयार्ड ने किया है, लिमिटेड ने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। ठीक है, ये त्रिपुट श्रेणी पूछा जा सकता है, गोवा शिपयार्ड पूछे न पूछे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय नौसेना के लिए भी हाल फिलहाल में जो जहाज दिया गया है वो किस कैटेगरी का है? तो त्रिपुट कैटेगरी का है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय बजट 24-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1.52 लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है किसके लिए? तो कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें से T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज अभी हाल फिलहाल में संदीप लामी छाने। संदीप लामी छाने जो हैं, इन्होंने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो संदीप लामी छाने इसका आंसर है 28 का। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? तो गोपी थोटाकुड़ा। कल ही न्यूज आई थी कि ये इंडिया आए हुए हैं, है ना, और इनका स्वागत सत्कार वगैरह किया गया। ये क्रू मेंबर में थे गोपी थोटाकुड़ा, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हुए हैं। तो करेक्ट आंसर 29 का आपके पास सी निकल रहा है। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? आर्टेमिस समझौता नासा प्लस अदर कंट्री का एक बहुत ही व्यापक स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम है। ठीक है, और इसके तहत 2028 तक कहा जा रहा है कि मून पर फिर एक बार मानव को उतारने की योजना बनाई गई है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। भारत भी इसमें शामिल है। अभी हाल फिलहाल में अर्मेनिया ने इसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया है। अर्मेनिया ने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो 30 का करेक्ट आंसर है सी, अर्मेनिया ने इन्वॉल्व किया। हाँ, वो नेपाल के ही थे जिन्होंने तेज बनाया है। ठीक है, ओ 100 विकेट लिया है, नेपाल वाला है वो। 31 खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो हुआ उसका शुभंकर उज्ज्वला को बनाया गया था, उज्ज्वला को बनाया गया था। ठीक है, उज्ज्वला। मेरा गांव मेरी धरोहर, एक्चुअली में क्या है कि प्रत्येक गांव की कुछ विशेषताएं होती है, उसकी अपनी संस्कृति होती है। उस विशेषता और संस्कृति को जोड़ना है, कलेक्ट करना है और उसको पूरे भारत में एक बुक के रूप में रखना है। कलेक्ट करके लोगों को जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसके लिए मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 32 का ए आ रहा है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर 32 का ए। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आगे का क्वेश्चन अब मैथ्स का है। ठीक है, तो आज की डिस्कशन यहीं तक है। अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर एक और नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग थोड़ा टाइम पे आने का प्रयास कीजिए। 9:15 पे क्लास स्टार्ट का टाइम है। आज तो थोड़ा लेट भी हो गया था, है 9:20, लेकिन 9:15 पे क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिए इसमें से। और जो एक बार आप लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर एक बार और इस वीडियो को देख के कुछ पॉइंट अगर नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बड़ा फायदा पिछले टेस्ट में हुआ था, पिछले वाले टीआरई में सब लोगों को। वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये नया टेस्ट आप दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक ना, आपकी लाइफ के लिए। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।